सॉरी माइक म्यूट था अभी। बेटा पहले किस ब्रांच से किसके लिए जेईई क्या मेडिकल? जेईई। योर गुड नेम? ओके, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर रहे हैं। केमिस्ट्री में बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास तीन ब्रांच है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, ओवरऑल केमिस्ट्री मटेरियलिस्टिक साइंस है। मैटर ऑफ साइंस में हम पहले मैटर को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन। फिजिकल मीन कि इंडिपेंडेंटली वो क्या है, फिर इंडिपेंडेंटली के बाद किसी और से इंटरेक्ट कैसे करता है, फिजिकल इंटरेक्शन और केमिकल इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन और केमिकल इंटरेक्शन, उनके बारे में डिस्कशन रहता है। तो हमारे पास जैसे हम बात करते हैं मैटर की, तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल का जब हमें पढ़ना तो सबसे बेसिक टॉपिक होता है मोल कंसेप्ट। क्या रहता है? सेकंड टॉपिक रहता है उसी में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन हम केमिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ते बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी का डिस्कशन करते हैं। केमिकल बिहेवियर में थोड़ा बहुत हम एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर या हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ वो थोड़ा बहुत एक ऑर्डर बना लेते हैं। या ऑर्गेनिक में जब हम जाते हैं तो ऑर्गेनिक का बेसिक टॉपिक रहता है नोमेनक्लेचर। पहले हमें उसका, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही नोमेनक्लेचर हम डिटेल में करते हैं, तो उनका नंबर ऑफ कंपाउंड्स वेरी लार्ज होता है, 7 मिलियन के अराउंड। अगर टोटल 8 मिलियन कंपाउंड पढ़ने हैं तो 7 मिलियन कंपाउंड ऑर्गेनिक, तो उनके लिए हमने एक नोमेनक्लेचर का टेंट बनाया हुआ है। फिर उनका कि जब कंपाउंड ज्यादा है तो उनके इंटरेक्शन भी ज्यादा होंगे, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं फैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टनेस कैसे होगा, टेंपरेरी और परमानेंट। जैसे तुमने नाम सुना होगा इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस कह लीजिए, हाइपर कंजुगेशन। ये परमानेंट आ जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है। जब कोई आके उसके लपड़ मारेगा तो कैसा बिहेव करेगा, यदि कोई इंटरैक्ट आके करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीशीज दो तरीके से हो सकता है। जब किसी को कोई अटैक करे टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीशीज हो सकता है, अवे फ्रॉम द अटैकिंग। ये इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्शन। इसलिए बिहेव हम कहते हैं टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल और अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल, या अवे फ्रॉम द साइट या टुवर्ड्स द साइट शिफ्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैं थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट से आपका लेवल क्या है, जितना लेवल बच्चे का तो उतना ऊपर मुझे लेके जा पाओगे, या मैं एक मिनिमम लेवल पर आ सकता हूं जितना लेवल तुम्हारा है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि साइंस है, जो चीजें फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट्स की तरह लेंगे, जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने इलाज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं चीजों का, उनको डेप्थ में जाना। अभी अपना गोल फिक्स होना चाहिए कि मेरे को अपने टारगेट करियर में कहां पहुंचना है, उसके हिसाब से मेहनत करना चाहिए। जितनी मेहनत करता है आदमी उतना अच्छा रिजल्ट आता है। जादू की छड़ी मेरे पास कोई भी नहीं है, ये भी बात बता दूंगा। फैक्ट जितना पेपर पे आता है उससे ज्यादा बता देंगे, लेकिन पेपर में आने के लिए सीखना, डाउट मत रखना, डाउट को रिमूव करते जाओ, थोड़ा पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो, चीजों को रिलेट करते चलो। ठीक है, तो 12th पास मान के चलूंगा तो कुछ चीजें तुम्हें पहले से आती होंगी, उनमें थोड़ा सा इंटरेक्ट करूंगा कि उनको हम फिजिक्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा कैसे कहां किया चीज को। नहीं तो याद रखना तुम्हारे ऊपर। हमने अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का डिस्कशन किया, क्योंकि एटम की स्ट्रक्चर तो पहले अज्ञानी थे, मूर्ख थे, तो कम बातें पता थी। जैसे जैसे हम पुलिस से इंटेलिजेंट होते हुए तो चीजें बढ़ते गए, तो पुरानी जो लूप होल्स हैं, नेगेटिव थिंग्स हैं या रॉन्ग थिंग्स हम रिमूव करते चले। डाल्टन ने क्या बताया था, एटम क्या है, इंडिविजुअल, स्मॉलेस्ट यूनिट। मैटर का एक एलिमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है, एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम इंडिविजुअल है। उसने बताया एटम यूनिक है, उसके साथ उसने कहा एटम क्या है, इट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट लूज ऑन इट्स आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, ब्रेक नहीं होगा बेटा, इसलिए इसका रिएक्शन पार्टिसिपेंट नंबर क्या करेगा, होल नंबर ही करेगा। समझ गए? जब कोई चीज ब्रेक नहीं हुई तो एटम का नंबर इंटीग्रल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इंटरेक्शन रेशियो में क्या रहेगा, इंटीग्रल ही रहेगा ना। इंटीजर रेशियो में इंटरेक्शन
इतनी है बस। अब चारों बातें उसकी गलत थी, वो हमने प्रूव कर दी किससे? भाई डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो एटम ब्रेक। यूनिक का आइसोटॉप और आइसोबार मिले, यूनिकनेस का आइसो स्टैंड्स फॉर सिमिलरिटी, सिमिलरिटी है तो कंपैरिजन है बिटवीन टू, एटलीस्ट टू। ये मैंने 3 ये एग्जांपल लिखे, ये 2 का ही लिखा है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। आइसोबार हुआ तो दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम का मास नंबर क्या होगा? सेम। आइसोटॉप हुआ एक ही एलिमेंट के मोर देन वन टाइप ऑफ एटम आ गए, तो दोनों बातों में तो क्या हो गया? गलत साबित हो गया। अब उसने कहा टेक्स पार्टिकल केमिकल रिएक्शन और चेंज बट डज नॉट लॉस ऑन इट्स आइडेंटिटी, बट हमारे पास क्या आई? न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें हमारे पास क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 टाइप्स की आती है, एक फिजन ब्रेकिंग, दूसरा क्या आता है? फ्यूजन। लाइटर एलिमेंट हेवियर में कन्वर्ट होते हैं एडिशन से न्यूक्लियस के, तो लाइट और फिजन में हेवियर न्यूक्लियर लाइटर में ब्रेक करता है। तो यहाँ एक फिजन का एग्जांपल यूरेनियम वाला सबको पता होता है, और फ्यूजन का वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाले ले लो। बेरिलियम पर बम्बार्डिंग किया था किसका? 2He4 का, तो जनरेट किया C614 और 0N1, तो आइडेंटिटी लूज हो गई, तो सारी बातें गलत, डॉटर एटॉमिक तरीके से हो गई। कुछ पूछना है इसमें? तो शॉर्ट में हमें क्या 3 बातें लिख लेनी है। पहली बार पेपर में आएगा तो हमसे ज्यादा की कोई है नहीं कि भाई पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पेपर में एक क्वेश्चन है या ज्यादा से 2 आ गए, इसकी आगे बातें का रिलेट करनी हुआ, ये वाली बातें तो आगे हम यूज ही नहीं करते कि मॉडर्न एटॉमिक अप्रोच यूज करेंगे जो श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल से आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका ही आगे यूटिलाइजेशन है। पुरानी बातों को तो यूटिलाइजेशन ही है ना, कहीं और अप्लाई तो करते नहीं है लोग, एप्लीकेशन कहीं और तो है नहीं, एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट की है। तो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें फटाफट उतार लेना, कुछ भी पूछना है उतारना अपने हिसाब से। नोट्स हमेशा याद रखना बेटा, एक होता है कट पेस्ट, कभी भी कट पेस्ट नहीं होना चाहिए। कट पेस्ट अगर करना होता है तो फिर वो टीचर अपने नोट्स में, और कभी भी क्लास एक मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारा भी उसमें रोल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा हर क्लास का मजेदार। अगर मैं मोनोटोनस एक पर्टिकुलर टोन में पढ़ा मैं पर्टिकुलर क्लास को, उसका मतलब क्या है? मेरे ग्रोथ करने का पार्ट है, इंटरेक्टिव तुम्हें बनाना होता है, इसमें कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा, आपको मार्क नहीं लगा कि सर इसको बेटर वे में हम किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके थर्ड पॉइंट को मैंने रिलेट किया कि एटम जब डिवाइड ही नहीं होगा तो रिएक्शन में उसका पार्टिसिपेशन हमेशा क्या रहेगा? इंटीग्रल रेशियो में रहेगा। वो मेरे को बात लिखने की जरूरत नहीं, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग की है। इसे कंबाइनिंग जैसे रहा, जैसे कोई भी लिखो C+O2 लिख के CO2 लिखा, या हमने कार्बन प्लस मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन टू CO2 लिखा, हमने 1/2 नहीं लिखा। समझ में आई बात? क्योंकि एटम ब्रेक नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल के लिए लिख सकते हैं। मैं इसको हाफ C प्लस हाफ O, हाफ CO नहीं लिख सकता, वो नोटेशन में क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एटम बॉम्ब ब्रेक। हाँ, लेकिन मैं C प्लस हाफ O2 लिख सकता हूँ, मैं मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता हूँ। तो मॉलिक्यूल किसमें जा सकता है? एटम। बात क्लियर? स्पीड सही है बेटा?
थ्योरी के पॉइंट है बेटा, उसके पोस्टुलेट्स हैं, ये क्या हुआ ड्रॉबैक। तुम्हारे यहाँ क्या लिखा होता है इसको ड्रॉबैक। जितने हमने पोस्टुलेट डिस्क्राइब की उतने हमने क्या लिख दिया बेटा ड्रॉबैक। इसलिए इस थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए थ्योरी आएगी, पहले हमने डिस्कवरी ऑफ लेवल प्रॉपर न्यूट्रॉन लिखा है, उसकी डिस्कवरी कर देंगे। हमारे पास जूलियस क्लर्क है, तुमने नाम सुना है? नहीं सुना तो बेटा हम सुन रहे हैं आज। मान लो इसने डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था, ये कि मैं ग्लास का ट्यूब था बेटा, एक ग्लास का, ठीक है, उसमें उसने गैस को लिया था, उसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया था, ठीक है, और मेटल के इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा एनोड, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स का नेचर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जिस टर्मिनल से कनेक्ट करोगे वही नेचर है। पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो नेगेटिव। एनोड हमारे पास क्या हुआ पॉजिटिव, कैथोड हमारे पास क्या हुआ नेगेटिव। अब डिस्चार्ज ट्यूब में उसने क्या लिया गैस, क्या लिया गैस। अब उसने गैस को बेटा वेरी लो प्रेशर, अब प्रेशर लो करने का मतलब क्या था, जब तुम प्रेशर लो करोगे 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 6 kg बेटा वेरी लो प्रेशर। तो गैस जब प्रेशर लो तो गैसेस के पार्टिकल क्या होगा बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस में धीमे इंटरेक्शन अपना कम हो जाएगा, फिर उनका इंडिविजुअल का इंटरेक्शन हम स्टडी कर पाएंगे। बात समझेगा नहीं समझे? अब तुम्हें डाउट आता है कि लो प्रेशर क्यों क्रिएट किया, लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेशर हाई होगा पार्टिकल्स पास में, जैसे तुम्हारे को मैं प्रेस करूं तो तुम पास में आओगे नहीं आओगे, अगर जब मैं प्रेशर रिलीज करूंगा तो तुम्हारा क्या आएगा, जैसे माइंड को ही ले लो, तुम्हारे दिमाग पर अगर प्रेशर है तो तुम कंसंट्रेट करते हो एक तरफ पढ़ोगे, अगर तुम्हें प्रेशर छोड़ दिया जाए बिल्कुल रिलीज कर दिया तो रैंडमली सोचोगे नहीं, कितना तुम उल्टे और बच्चे हो गए, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी चल रहा है दिमाग में। बात समझेगा नहीं समझे? तो ऐसे ही क्या होगा, वो उसका इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो जाएगा। अब मैं वोल्टेज हाई क्रिएट करूंगा तो वोल्टेज जब मैं लगाऊंगा स्पार्किंग क्रिएट करूंगा, तो अगर इसमें एमीटर भी लगा होता है तो इट मींस एमीटर में अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है इट मींस करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। जब गैस के पार्टिकल इंडिविजुअली है तो क्या थे बेटा न्यूट्रल थे, तो इट
मींस आयनाइजेशन हुआ गैस का। क्या हुआ? आयनाइजेशन हुआ। उस समय आयनाइजेशन से मैं कह रहा था क्या पार्टिकल जनरेट होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव और आयनाइजेशन हुआ तो एक पॉजिटिव पार्ट जनरेट हुआ तो उसका अपोजिट एक नेगेटिव पार्ट जनरेट करना पड़ेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज नेट चार्ज तो जीरो रहेगा ना, पहले गैस का कोई चार्ज नहीं था। ये हुआ आयनाइजेशन ऑफ गैस। किससे बेटा? हाई वोल्टेज। वोल्टेज कितना लिया हमने? 10,000 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 4 वोल्ट। बात क्लियर? कोई इश्यू तो नहीं है। यही जूलियस प्लगर का क्या था? एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज आयनाइजेशन ऑफ गैस। क्या किया? अब वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। इसको यूटिलाइज सबसे पहले किसने किया बेटा? कैथोड रेज की डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी हुई कैथोड रेज की। कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? एक्सपेरिमेंट मिलके किया था बेटा। कहते हैं कि एक बात बताओ, हिस्ट्री कोई लिखता है जो विनर होता है, ठीक है? कई बार कोई आदमी आ जाता है, काम किसी और ने किया होता है, क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। तो लाइफ में एक बात अध्याय का शुरू किसने किया, उसको कोई मतलब मुकाम तक कौन लेके गया, सक्सेसफुल कौन रहा, वही कहानी रहती है। इस प्लगर के एक्सपेरिमेंट को थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन वाले फंडे को यूज किया विलियम ब्रूक्स और जोसेफ थॉमसन। विलियम ब्रूक्स और सुना हुआ है? उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? कैथोड रेज की। कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई? आयनाइजेशन हुआ। अब उन्होंने क्या यूज किया? परफोर्टेड एनोड यूज किया। एनोड क्या यूज किया? परफोर्टेड। परफोर्टेड का मतलब क्या था? जिसके बोलते इसके पीछे स्क्रीन लगा दिया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे मटेरियल की कोटिंग की जिंक सल्फाइड कहते हैं, या जिसमें पार्टिकल कोलाइड करेगा तो न्यूक्लियस जनरेट होगी, स्पार्क। ठीक है? जो तुम्हें फील होगी, दिखाई देगी, पार्टिकल ही दिखाई दे सकता है, उससे स्पार्किंग से जो जनरेट हो रहा है लाइट वो दिख सकता है। तो उसके लिए उन्होंने परफोर्टेड। अब क्या हुआ? एनोड के पीछे प्लेस किया तो वहां कोई पार्टिकल टकरा रहा है, तो फ्यूज क्या हुआ? कहां से चल के आ रहा है? कैथोड से। कैथोड से चलने क्योंकि कैथोड का नेगेटिव सिग्नल पर रिपल्शन होगा, तो कैथोड से चल के कहां पहुंच रहा है? एनोड पर। इसलिए उनको क्या कह दिया? कैथोड रेज। क्या कह दिया? कैथोड से चल के आने वाला। ठीक है? उनका चार्ज क्या होगा ये भी पता चल गया, नेगेटिव चार्ज है। वो चार्ज रखते हैं, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इनके डिफ्लेक्शन प्रूव करके फिर उस चार्ज का नेचर भी आ जाएगा। कैथोड रेज की डिस्कवरी क्या हुआ? गैस उन्होंने ही बोल दिया, वही एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ उसको एनोड को क्या कर दिया? परफोर्टेड। ये तो कैथोड रेज की डिस्कवरी में आ जाएगा। सिमिलरली क्या रहेगा? जो एनोड रेज की डिस्कवरी जिसने की वो गोल्डस्मिथ था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने किया तो उसने क्या परफोर्टेड क्या यूज किया होगा? परफोर्टेड कैथोड। उसने कहा कैथोड से कैथोड में आ गया और कैथोड के पीछे भी उन्होंने कोई स्क्रीन प्लेस कर दी, उसमें पार्टिकल कोलाइड कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा। तो एनोड से चल के आ रहा है, उसको क्या कर दिया? तो कैथोड से चल के जा रहा है एनोड रेज। कैथोड से चल के जा रहा है तो कैथोड रेज, एनोड पे एनोड से चल के जा रहा है तो एनोड रेज। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले कैथोड रेज के लिए यही डिस्चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट ही रहेगा। ठीक है? तो प्लगर ने क्या बस इतना बताना चाहिए, प्रेशर लो क्यों क्रिएट किया कि गैसेस के पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे तो उनका इंटरेक्शन इंडिविजुअल का हम डिस्कस कर पाएंगे। जो चेंज हो रहा है हम कहेंगे इसमें हो रहा है, इंडिविजुअल में हो रहा है, मिलकर नहीं हो रहा। बात क्लियर? तो ये उतार दीजिए। सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना, वोल्टेज कितना यूज करते हैं? हाई। और कैथोड के लिए कैथोड रेज वाले में एनोड का परफोर्टेड यूज कर लेना पड़ता है। विलियम एंड जोसेफ थॉमसन।
कोटेड एनोड बना है, और कोटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें होल, तो उसके बिहाइंड हमें एक स्क्रीन प्लेस करनी है जिसपे क्या रहेगी, कोटिंग रहेगी, मार्केट में आता है जिंक सल्फाइड, डिफरेंट मटेरियल की कोटिंग रहेगी, तो लाइट का कलर क्या आएगा, स्टैटिक पर डिफरेंट आएगा। तो यहाँ जिंक सल्फाइड की कोटिंग रहती है ZNS, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। मैंने अपना वर्क सेट किया बेटा, एक से ही मैंने 2 डायग्राम बना दिए, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब वाला भी, और मैं तो होता हूँ एनोड इसका भी यही बना देता होता हूँ उसी में ही। तो मेरा एक डायग्राम रहता है कि जो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ विलियम ब्रूक्स ने किया कैथोड रेस और जे थॉमसन ने, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, जिसमें ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है कैथोड रेस ट्रैवल। अब इसमें थी प्रॉपर्टीज के डिस्कशन में हमारे पास सारी बातें निकल के आएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन with high velocity. They travel in cathode rays traveling straight line and with high velocity. ये कैसे प्रूव किया, उसने शैडो क्रिएट किया, शैडो by placing object in their path। क्या एक ऑब्जेक्ट रख दिया कहां, कैथोड और एनोड के बीच में, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये एनोड है, ये कैथोड है, इसके बीच में हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की अगर शैडो क्रिएट हुआ है तो क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया कि वो ट्रैवल किसमें करेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन में, ऑब्जेक्ट की शैडो से ये हुआ। सेकंड पॉइंट, यही ऑब्जेक्ट अगर हमने क्या रखा होता बेटा, रोटेटिंग व्हील, रोटेटिंग व्हील रखा होता, वो पंखा टाइप बना दिया, ठीक है, फैन रख दिया मान लीजिए, जिससे पार्टिकल ये कैथोड रेस कोलाइड करती हैं, तो वो क्या करता है बेटा, रोटेट। तो उससे सेकंड पॉइंट रोटेटिंग व्हील रखने से क्या प्रूफ हुआ, ये है काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स। बात समझेंगे नहीं समझे, उन्होंने व्हील को रोटेट कर दिया, इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी, तभी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं मास, वेलोसिटी तो उनके पास पहले थी, तो भी चल के वहां पहुंच रहे थे, मास हुआ तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, किसी काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करते हो तो उसको एनर्जी ट्रांसफर करोगे कि नहीं करोगे, तो ट्रांसफर होने से उसका मैकेनिकल व्हील का रोटेशन होना, व्हील का रोटेशन क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया बेटा, मैकेनिकल इफेक्ट। सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लियर है, तो इशू तो नहीं है। अब ये दोनों पॉइंट होने से अब थर्ड पॉइंट बेटा, एक तो जब हम पहले सबसे पहले जो नया बच्चा आता है पढ़ाते हैं 11th वाला, तो उसमें तो क्या है, गपला करते हैं, क्या करते हैं कि बच्चा अपना
साइंस के बारे में नॉलेज नहीं होता तो सीधा हम लिख देते थे कि कैथोड्स के पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हैं क्योंकि उनका डिफ्लेक्शन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, उनके डिफ्लेक्शन से ये लगा कि उनका रीजन क्या है, नेगेटिव। ये याद कर बात है, काम चल गया हमारा। लेकिन अगर हमारे पास बच्चा 11th के बाद 12th में आए या 12th पास हो, जब वो 12th में पढ़ता है तब तक उसने थोड़ा बहुत कोर्स वगैरह पढ़ लिया होता है, उससे मैकेनिकल फोर्स के बारे में आइडिया होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आइडिया होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन है में ग्रेविटेशनल फोर्स मास इनटू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, ऐसे से इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्शन होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE, ऐसे से मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंस फोर्स का आइडिया होता है QBB Q इनटू E क्रॉस B। बात क्लियर है? तो हमें पता है चार्ज पार्ट, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मैं सारी चीजें प्रूव कर सकता हूं लेकिन बच्चा कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो यार ये सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं तो हमें रेफरेंस भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता था फोर्स लगता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये F E। बात क्लियर है बेटा? E stands for electric field intensity, E stands for electric field intensity, X is magnetic force, जिसे लॉरेंस फोर्स होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगता है बेटा, क्या होता है Q इनटू V क्रॉस B। बात समझे क्या नहीं समझे? आपकी बात है, आइडिया क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फोर्स हम याद रखना, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर टेकन परपेंडिकुलर। पार्टिकल मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में, मान लिया हमने कि थोड़ा इस में ट्रांसफर कर दिया बेटा एक्स डायरेक्शन, आई के इफेक्ट समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लगाया, वाई कैप यानी कि जे कैप, वाई डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड हमने कहां लगाया, मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हें ये पता है V क्रॉस B, V क्रॉस B, ये हमने क्या किया बेटा, परपेंडिकुलर आएगा, जो इसका वेक्टर आएगा फोर्स वेक्टर इन दोनों के प्लेन के बाहर, वो डिपेंड करेगा चार्ज के साइन पर, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, और इनके वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पर वो डिफाइन करेंगे। इसका हमने वेक्टर ले लिया I, क्लियर है, और इसका हमने क्या लेंगे, परपेंडिकुलर k कैप लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने एक दूसरे के क्या रखा, परपेंडिकुलर, क्या रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये वेक्टर हमने क्या किया, v का k कैप, तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट पता, I क्रॉस k क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, माइनस a, ये हमें पता होना चाहिए, I क्रॉस j k j और j क्रॉस k I कैप और k क्रॉस I j कैप, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, वेक्टर का बदल जाएगा, I क्रॉस j k है तो j क्रॉस I क्या होगा, माइनस I कैप। वो फिर राइट हैंड थंब रूल पता ही है, बाहर की तरफ जा लो या तो अपोजिट डायरेक्शन प्लेन के बाहर हम जनरली क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव, प्लेन के इनसाइड क्या लेते हैं हम, नेगेटिव, ऐसा आइडिया है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो उसने मूविंग पार्टिकल के परपेंडिकुलर लगाया, तो अब जो चार्ज पार्टिकल होगा तभी उसका क्या आएगा, डिफ्लेक्शन होगा। अगर क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है उस पे अगर वेक्टर भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उसका परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? ये विदाउट एनी फील्ड पार्टिकल क्या कर रहा था,
स्ट्रेट लाइन, ये कैथोड से चलकर कहां पहुंच रहा था, हमने ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिया है तो पहुंच रहा था स्क्रीन के बाहर, स्क्रीन पे कोलाइड कर रहा था नहीं। अब जब हमने इसमें जेके फोर्स लगाया तो उसका डिफ्लेक्शन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया कि नहीं हो गया, क्या हुआ, तो ये इसका जो पाथ क्या होगा, डेविएट होगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। अब उसका चार्ज का नीचे क्या है वो इससे पता चल गया, अगर उसका डिफ्लेक्शन माइनस जे के डायरेक्शन में है, क्योंकि तुमने क्या लगाया q इनटू, अब q का ये जे के डायरेक्शन में फोर्स आना चाहिए था, अगर वो माइनस जे के में आया, माइनस वाई डायरेक्शन में आया, इनमें चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड साइड डिफ्लेक्शन होता, नेगेटिव होगा तो नीचे होगा, नीचे डिफ्लेक्शन आया तो इनमें उनका नेचर क्या है, नेगेटिव। बात क्लियर है, हम इसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लेते थे कि भाई उनके डिफ्लेक्शन से हमें आइडिया हुआ कि उनका नेचर क्या है, नेगेटिव। अब हमने प्रूव किया है, मैंने फील्ड लगाया था परपेंडिकुलर वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, पार्टिकल को मूव क्या करना चाहिए था, अपवर्ड, मूव कहां किया, कहां किया, डाउनवर्ड, तो मुझे क्या पता चला, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल क्या है, फोर्स नेगेटिव हुआ, y डायरेक्शन में फोर्स का वेक्टर नेगेटिव y डायरेक्शन में गया है, लेकिन इस चार्ज का नेचर क्या है, नेगेटिव। बात क्लियर। सिमिलरली हमने मैग्नेटिक फील्ड से देखा, ये मेरे पास I क्रॉस के क्या था, माइनस ये होता क्या नहीं होता, लेकिन इसका चार्ज का नेचर क्या होता है, नेगेटिव, इससे रिफ्लेक्शन क्या आया, पॉजिटिव। बात क्लियर है, तो इससे मुझे क्या दिखेगा, दोनों वेक्टर से प्रूव कर लिया, पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा, फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अब दोनों फील्ड के मैग्नीट्यूड को ऐसे एडजस्ट करूंगा, E और B के मैग्नीट्यूड को ऐसे एडजस्ट करूंगा कि उनका रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो। नेट फोर्स पे क्या हो जाए, अगर मैं F नेट जीरो कर दूं, F नेट यानी कि दोनों फील्ड लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगाए, उनका मैग्नीट्यूड ऐसा रखा Q into E और QBB, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम और अपोजिट हो जाए, तो नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो इससे मुझे क्या होगा, मैग्नीट्यूड E by Vx dz, Vx की वैल्यू आ जाएगी बेटा E by upon Vz। मैं चार्ज पार्टिकल की कैथोड रेज की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अपना है, मैंने अपने हाथ से लगाया, मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया, उससे मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अभी तुम देखिएगा इससे मैं क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं तो लाइन एक पे लिखवा के प्रूव कर देते क्या होता, बताने की जरूरत नहीं थी पालक को, सीधा कह देते क्या इस तरह से फील्ड लगाया कि इसके डिफ्लेक्शन से प्रूफ हो गया कि नेचर ये है। लेकिन नहीं, तुम बड़े हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमने दोनों को लगा के हमने जीरो करके क्या निकाल लिया, वेलोसिटी। जो वेलोसिटी हाई है कितनी है हम पता कर सकते हैं, अब वेलोसिटी के साथ साथ उसका नेचर नेगेटिवली प्रूव कर लिया। अब तुम कहते हैं कि मैं इस चीज से क्या, मेरे को क्या बेनिफिट है, देखिए मैं इनका डिफ्लेक्शन काउंट करता, डिफ्लेक्शन इन किसमें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों लगा के मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। बात क्लियर। अब डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, वो मैं मानता स्क्रीन पे डिफ्लेक्शन y डायरेक्शन में कितना हुआ, y कितना हुआ, तो वर्टिकल फोर्स, आप तुम्हें न्यूटन की सेकंड इक्वेशन आती है मोशन की, y इक्वल टू s इक्वल टू कर यूनिट द सम एट स्क्वायर uy t, uy जीरो वेलोसिटी कंपोनेंट इनिशियली, तो सिर्फ क्या रहता, हाफ ay, तो y इक्वल टू क्या होता, हाफ ay t स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन में कितना आता, इलेक्ट्रिक फोर्स qe अपॉन m, e y कंपोनेंट बेटा। बात क्लियर है। अब देखिए कितने मजेदार, qe by m एक्सेलरेशन और t स्क्वायर, t के लिए भी हमें कोई दूर नहीं जाना पड़ता, क्यों, स्क्रीन की एनोड से डिस्टेंस, एनोड एंड स्क्रीन डिस्टेंस वो हमारे हाथ में थी, मान लिया कितनी
जगह vx लिखो, जो इनिशियल वेलोसिटी vx नहीं होता कि नहीं होता, t इक्वल टू क्या होता, x अपॉन vx, वेलोसिटी का कंपोनेंट। जो एनोड रेज अपनी स्पीड से जा रही है, कैथोड रेज अपनी स्पीड से जा रही है, वो होता कि नहीं होता। तो इससे क्या आ जाता है हमारे पास, हाफ q ey अपॉन m, t स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, x अपॉन vx स्क्वायर। अब और मजेदार बात देखिएगा, जब x अपॉन vx स्क्वायर ये आ गया हमारे पास, तो ओवरऑल देखोगे तो बहुत ही आसानी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। अभी बताना मत बेटा, तो बता दो तो 1 मिनट। q ey अपॉन m x स्क्वायर अपॉन v की वैल्यू वहां से पुट करते तो वो आती है ey स्क्वायर अपॉन vz स्क्वायर। ey से ey कैंसिल आउट, हाफ q by m into x स्क्वायर अपॉन ey into vz स्क्वायर। बढ़िया। अब देखिए, हमें y भी पता होता है, x भी पता होता है, vz भी पता है, ey भी पता है, तो 4 पाई मास रेशियो आ जाएगा q by m। ये जेसन थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, 4 पाई मास रेशियो। क्या था, 4 बाई मास रेशियो। कैलकुलेट हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें कैथोड रेज में डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस नहीं, उससे 4 बाई मास रेशियो क्या रहा, कांस्टेंट। इससे ये प्रूफ हो गया कि पार्टिकल क्या है कैथोड के सिमिलर है। गैस कोई भी यूज करो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। वो आज हमें पता है, किसी भी गैस का ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो नेगेटिव पार्टिकल कौन निकलता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। पीछे पॉजिटिव जो बचता है कैटायन, वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कैटायन बन रहा है। हाइड्रोजन लोगे तो H+ बनेगा, हीलियम लोगे तो He+ और He+2 बन सकता है। बात समझे कि नहीं। नाइट्रोजन गैस लिया, नाइट्रोजन एटॉमिक गैस N, तो N प्लस N प्लस कुछ भी बन सकता है। क्लियर है। लेकिन निकलने वाला चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया था नेगाट्रॉन। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती है तो नेगाट्रॉन्स कहने लगे। लेकिन स्टोनी था, क्या था, स्टोनी ने नाम दिया इनको इलेक्ट्रॉन। स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। जेजे थॉमसन ने कैलकुलेट किया 4 पाई मास रेशियो। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट मिलिकन ने इसका चार्ज कैलकुलेट किया। चार्ज पता चल गया, चार्ज बाय मास रेशियो इसने कैलकुलेट किया, स्टोनी ने नाम दिया। तो इससे हमारा कार्यक्रम क्या होगा, तुम्हें q by m पता है, q पता, तो q की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा। तो m को कैलकुलेट q by m से q की वैल्यू प्लेस करने पे किया। कोई भी गैस यूज किया, q by m की वैल्यू कांस्टेंट रहा, तो प्रूफ हो गया दिस कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। कोई भी गैस यूज करो डिस्चार्ज ट्यूब में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये भी पता चल गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करते हैं। बात क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन हमने इस तरह से देख लिया QE से, और मैग्नेटिक फील्ड में Q है, V है और V है और B है, तो उससे फोर्स लगेगा तो डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब दोनों को इस तरह से E और B को दोनों को परपेंडिकुलर लगाया, B को परपेंडिकुलर किससे लगाया, कैथोड रेज के। तो इससे तीनों से जो नेट फोर्स आया, इस तरह से E और B को एडजस्ट किया, नेट फोर्स क्या है 0। इससे हमने क्या कैलकुलेट कर ली, वेलोसिटी v, क्योंकि वेलोसिटी हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें तभी एरर फ्री होगी। बात क्लियर है। बाकी बात है, स्क्रीन को तुमने रखा है, वो फिक्स डिस्टेंस पे है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्लेक्शन तुमने 0 कर लिया तो वो वेलोसिटी आप फिर एक फील्ड लगा के डिफ्लेक्शन चेक कर लोगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज बाय मास रेशियो। कोई पूछे तो आप बता सकते हो, क्यों, क्योंकि अब 12th में तो ये पूछता ही है ना तुमसे। फिजिक्स में तुम्हें चार्ज पार्टिकल देके उसका रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा था, वो तो प्रोजेक्टाइल में भी आ सकता है कि प्रोजेक्टाइल में मैग्नेटिक फोर्स का नेचर ही तो चेंज किया है। mg की जगह क्या लगा लिया मैंने, qe, वो मोशन के वर्टिकली नहीं लगाया बेटा। तो बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल फोर्स है। बात समझ में आ गई। तो क्या
इसको उतारना ये एडिशनल नॉलेज है। ये क्या बेटा, वो 12th से तुम्हारे पास रिलेट कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेडिकल में भी इतना पूछता जेई को तो थोड़ा बहुत पूछ सकता है, मेडिकल में तो इतना नहीं आता बेटा। मेडिकल में से जितना पूछेगा भाई कैथोड रेज का चार्ज क्या था, नेगेटिव, ठीक है। कैसे है उसका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंशियल होंगे, दोनों में होंगे सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो सिर्फ चार्ज चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज प्लस मोशन दोनों चाहिए था। अगर v भी 0 हो जाता तो मैग्नेटिक फोर्स लगता ही, रेस्ट में पार्टिकल में लगता ही है सर। बात क्लियर। और अब एनोड रेज वाले में क्या होगा, सिर्फ उसका भी चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसके डिफ्लेक्शन इसके अपोजिट है, तो इट मींस उसका नेचर क्या हुआ, कैथोड के अपोजिट है। यही फील्ड और ये सब कुछ लगाया हुआ है, तो जो कैथोड इसका डिफ्लेक्शन अगर माइनस j में जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में पर, इसमें किसमें क्या प्लस j में, तो इसका नेचर क्या होगा। पक्की बात, अगर यही के मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन अपोजिट आया तो कंफर्मेटरी हो गया। एक में गलती हो सकती थी, दूसरे से तो गलती हो नहीं सकती थी। दूसरा, उसका भी चार्ज बाय मास रेशियो आ जाएगा कि भाई हम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप प्रोटोटाइप यूज करेंगे कैथोड तो उसका चार्ज बाय मास रेशियो आया, डिफरेंट गैस ली तो डिफरेंट आया, तो इट मींस देयर चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल, मीनिंग नेचर ऑफ गैस। पार्टिकल किसके लिए बेटा, गैस के, तो गैस डिस्चार्ज फ्लूइड में लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका चार्ज बाय मास रेशियो जो आया था इसको q बाय m, तो कांस्टेंट वैल्यू आई 1.66, याद है 1.768 लिखने में तो तुम्हारे यहाँ लिखा नहीं हुआ, 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम, और मास की यूनिट हमने क्या ली है, केजी। वो अभी आगे जाके हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता चल जाएगा, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम लेते हैं बेटा। मास, इलेक्ट्रॉन मास 9.108 10 टू द पावर -51 केजी। तो वैल्यू पावर मैच कर गया, बात क्लियर। तो समझ में आया कुछ। एक लाइन को समझाने के लिए हमें बहुत सारी थ्योरी यूज करनी पड़ी, ठीक है। उसके हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं उस लाइन को सीधे करता देता, कहता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दे शो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन नेचर इंडिकेट्स देयर चार्ज इज नेगेटिव। बस बात क्लियर। मैंने तुम्हें वेलोसिटी कैलकुलेशन भी सिखा दिया और उसके डिफ्लेक्शन से चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेशन भी सिखा दिया। ये सारी वैल्यूज वो ही रखनी है बेटा जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर वाइड डिफ्लेक्शन वो भी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्रीन की बेसिक कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो तुम लगा सकते हो, तुमने लगाया है वही वैल्यूज है। एडिशनल ऐसी कोई वैल्यूज नहीं होनी चाहिए जो वो बताए, वो बता ही नहीं सकता। वो तो तुम्हें ढूंढना था ना, तुमने नहीं ढूंढा, ये किसने ढूंढा था, एक्सपेरिमेंट किसने किया था, थॉमस बाबा ने। उन्होंने बताया, हमने मान लिया, और मानने में कुछ गलत नहीं है क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें अब आती है। अगर 11 के शुरू में होते तो हम ये डिस्कस मैं करता ही कैसे, मैं उससे कहता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तब तक उसमें फिजिक्स में वेक्टर पढ़ लेना होता है, और वो वेक्टर पढ़ लेता तब भी करवा देते हैं, तब भी करवा देता हूँ। लेकिन अदरवाइज क्या बच्चा देख रहा था कि सर क्या करा रहे हैं, उसमें देखो मैं इस चीज को इजीली कर सकता, ये फोर्स ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड यही है। जब तुम्हें किसी ने बताया ये प्रूव कर सकते होते हैं कि ये आया कैसे, ठीक है। तो आने में फिर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू होता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिस्कशन होता है, फिर चार्ज से एसोसिएटेड जब फील्ड बताया जाता है, जैसे मास से एसोसिएटेड ग्रेविटेशनल फील्ड बताया जाता है, वैसे चार्ज से एसोसिएटेड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल अनदर चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इंटरेक्ट करता है बेटा।
इनफाइनाइट पे जाके नेट फोर्स कर लेते हो 0। आपको इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, जहां तक तुम पहुंच सकते हो वो इन्फिनिटी। जब तक तुम जमा चार्ज पार्टिकल रखते हो उसे इंटरेक्ट करते हो बेटा, फिर तुम्हें किसी ने बताया कि चार्ज को फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं पढ़ते, हम चार्ज किससे पढ़ते हैं बेटा, पोटेंशियल से। इसलिए तुम्हें पहले वर्क में बताया कि कोई पार्टिकल था आपको जहां नहीं पता था कहां था, वहां से लाया कहां, इस फोर्स फील्ड पर, और इसमें लाने में मेरा कितना काम हुआ वो कैलकुलेट करता हूं वर्क। तो वर्क से कैलकुलेट क्या करता हूं, फोर्स, फोर्स से कैलकुलेट क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क से मैं पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क, फोर्स वर्क में पोटेंशियल आएगा चार्ज इनटू वोल्टेज क्यूबी बेटा, और कितना चलाया वो पता होगा डिस्टेंस से, तो उस डिस्टेंस को तुम्हें पता है क्या करते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशनशिप होता है, V by D। माइनस dV by D, inversely proportional to distance, directly proportional to voltage। तो इस लाइन को लिख लें, क्या लिखना चाहिए कि cathode rays shows deflection in electric field and magnetic field, and their deflection indicate they are made of, they have charge, they have charge, बात समझे नहीं समझे, their deflection will indicate that they have charge and direction of deflection indicate, देखिए पहले तो डिफ्लेक्शन हुआ, तो डिफ्लेक्शन इंडिकेट क्या करेगा, they have charge, and direction of deflection indicate they are negatively charged, नेचर बिल्कुल सही। होना पर किस डायरेक्शन में होना, बात क्लियर है। अब एक फोर्थ लाइन में एडिशनल लिखवाई होती है बेटा, क्या बोलो, आगे लोग स्क्रीन पर बुलाए करते हैं, क्या लेते हैं, ल्यूमिनेस, ल्यूमिनेस का कलर क्या होता है, ग्रीन ल्यूमिनेस, दे ग्लो लिख लो, ऑन स्ट्राइकिंग विद स्ट्रीम दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो, तब जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। They produce they produce they cause harm to, they cause defection to photographic plates, they cause defection to, defection समझते हो बेटा, ठीक है, defects, they cause defection to photographic plates and pass through thin aluminum sheets, pass through और penetrate through लिख सकते हो बेटा। तो एक ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देयर चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट है,
charge calculated by Millikan during oil drop experiment. Charge by mass ratio calculated by Thomson and name given electron to negatively charged base by Stoney. पहले थॉमसन ने उन्हें कहा था बेटा, थॉमसन says नेगाट्रॉन्स क्यों? नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज प्रूफ कर दिया है उन्हें, प्रूफ गिवन ऑलरेडी। अब मेरे पास, अब तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स आता होगा एफएम, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है बेटा। पहले तुम ये बताओ, तुमने कभी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा ना, एफएम में पढ़ा कभी? कोई भी ऑयल की ड्रॉप का रेडियस, वेलोसिटी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला किया बस। आया कैसे पता नहीं, उसमें कभी ग्रेविटी के इफेक्ट को कंसीडर किया क्या नहीं, विदाउट ग्रेविटी क्या चार्ज क्यों एक्वायर करते हैं, ये कुछ भी डिस्कशन नहीं किया कभी भी। मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ बेटा, मेरे को भी नहीं आता, मैं भी सीखूंगा तुमसे ही। कभी दिखाया नहीं गया है, हमारी देखने की इच्छा में हमारा भी ये होता है ना, डिपेंड करता है स्टूडेंट के रोल के ऊपर। अगर स्टूडेंट कहे मेरा कम से काम चल जाएगा, तो टीचर भी उतना ही लेथार्जिक होता वो कहता है और बच्चे पढ़े तो मुझे क्या इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, होता मैं अपनी एफर्ट्स को भी क्या करूंगा, कम करूंगा ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए पहले ये है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, स्टोक्स का फॉर्मूला रखिए, उसमें 6 पाई का आर होता है, थीटा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट होता है, r रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी, कि जब भी कोई पार्टिकल किसी मीडियम में मूव करता है तो तुम्हें कोई ड्रॉप ऐसे स्टैटिक ड्रॉप, मूविंग ड्रॉप ऐसे कुछ भी dd, हाँ नेट फोर्स जीरो किया होगा, तो उसमें नेट फोर्स ऐसे जीरो करते हैं, चार्ज पार्टिकल पहले चार्ज प्रूव करते हैं एक्वायर करता है, कि अदरवाइज ड्रॉप के लिए तो मोशन पीछे नहीं गिरती है, ग्रेविटी के फोर्स के कारण गिरती है। हां, तो उसके ऊपर क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन इस तरह से लगाते हैं कि उसकी क्या आ जाए mg, तो वहां वो m हम प्रूव करते हैं, जो मटेरियल की डेंसिटी रो लेके चलते हैं, वहां फिर एक बायोसी फोर्स एयर का भी लगाना होता है, उस एयर को उस पे डिपेंड किया एयर की जो डेंसिटी क्या है, या उसको नेग्लेक्ट करना है, कब नेग्लेक्ट करना है, तो वो हमें सब्सटेंस कौन सा लिया है, इसकी ड्रॉ करनी है। फिर ड्रॉप को हमें प्रूव करना होता है कि ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप लेगी। क्यों? क्योंकि उस पे क्या नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो रखना होता है, और उतना वॉल्यूम क्या रखना है, मिनिमम वॉल्यूम की सरफेस एरिया मिनिमम रखना होता है, ताकि उसमें क्या हो, डिफ्लेक्शन ना हो। वो इंटरेक्शन इस तरह से करेगा सराउंडिंग का, उसका वॉल्यूम क्या है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया क्या रहे, लीस्ट स्फेरिकल होगा। स्फीयर ही ऐसा होता है बेटा, जिसका क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, लीस्ट होता है। इसके सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जब भी तुम्हें कहा जाता है वो क्या रहता है, स्फेरिकल शेप। हम वैसे मान लेते हैं कि वो होगा तो होगा क्या होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, क्योंकि किसी की भी सरफेस एरिया अगर तुम कम करोगे
तो इंटरेक्शन उसका सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो इंटरेक्ट करेगा, लेकिन वो उसका सरफेस एरिया होगा तो इंटरेक्शन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो तुम जीरो नहीं कर सकते, तो कम से कम क्या, जितना कम से कम हो पाए, मिनिमम हो पाए, वो करना होता है। तो यहाँ से सिर्फ ये देख लो, चार्ज बाय मास रेशियो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गैस यूज्ड discharge to and its constant value this much, charge calculate by charge क्या आया, चार्ज आया 1.60 10 to the power -19 कूलम, नेगेटिव है, मास आ जाएगा इसका 9.1 into 10 to the power -31 kg। Q की वैल्यू पुट कर दोगे एम। अब एनोड रेस फटाफट कर लें, मिलकर वर्कआउट वेक्टर है क्लास को कल थोड़ा सा इंट्रो में बताऊंगा। इससे पहले मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, थोड़ा सा, एक तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, जो टर्मिनल वेलोसिटी का कांसेप्ट कहा हमने, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जब फोर्सेस क्या आ जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है, मोशन के जो रिटार्ड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला और मोशन करवाने वाला फोर्स क्या आ जाए, बराबर होगा, ठीक है। तभी वो क्या एक्वायर करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी क्या एक्वायर करेगा, वो टर्मिनल वेलोसिटी का कैलकुलेशन होता है। तो सबसे अब एनोड रेस के लिए क्या करोगे, वोल्ट्स की पावर ना लिखते बस, बाकी सब कुछ क्या है, यूज परफोरेटेड कैथोड, एक तो ये काम करना बेटा, ठीक है। डिस्कवर बाय गोल्डस्टीन, एक्चुअली गोल्डस्टीन ने एनोड रेस की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी बेटा रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस के एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि बाद में पता चला कि ये हाइड्रोजन है, गैस यूज किया तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, प्रोटॉन, पहले नहीं पता था। तो इस गैस के एक्सपेरिमेंट में आयनाइजेशन का अगर तुम हाइड्रोजन यूज करोगे तो उसके आयनाइजेशन से क्या मिलेगा, H+ और इलेक्ट्रॉन, H+ आज पता है क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी बाय गोल्डस्टीन, किसकी थी बेटा, एनोड रेस। इफ गैस यूज्ड hydrogen then proton, and proton is part of anode race। तो लेकिन एनोड के प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है, प्रोटॉन डिस्कवरी क्रेडिट किसको जाता है बेटा, रदरफोर्ड को जाता है। क्यों, न्यूक्लियस डिस्कवरी, क्योंकि उसने बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अगर न्यूट्रॉन नहीं है तो रेस्ट पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल ही लिया। चार्ज क्वांटाइज होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे बेसिक चार्ज होता है, ये तो पता बेटा। एनी अदर चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेसिक BASI की बेसिक चार्ज कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। एनोड रेस के सारे फीचर वही है, लेकिन एनोड रेस का नेचर क्या है, अपोजिट है, पॉजिटिव चार्ज है तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू कैथोड रेस। लिख लीजिए, सारे पॉइंट सेम लिखिए, सिर्फ नेचर, पॉजिटिव चार्ज ये वही मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, वही क्या करेगी बेटा, शैडो क्रिएट करेगी, वही इनकी वेलोसिटी की क्या होगी, हाई। दूसरा पॉइंट, their charge by mass ratio
mass ratio depends upon gas used in discharge tube. देखिए ना, कोई भी गैस का पार्टिकल ले लो, m गैस, m plus 1 plus इलेक्ट्रॉन, वो हो सकता है m गैस m plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो केटाइन ये होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज, यही क्या है एनोड रेस। बेटा यहाँ जो मास रेशियो E अपॉन m में लिखना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। E बाय r रेशियो इसलिए है कैथोड रेस के लिए, इसके लिए क्या आएगा बेटा चार्ज वाइज Q बाय r, चार्ज में भी QE जैसे अल्फा पार्टिकल होता है, क्या होता है बेटा अल्फा पार्टिकल, याद रखना क्या होता है 2He4+2, यानी कि क्या होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसका मास होता है मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 प्लस, समझ में बात, मास ऑफ अल्फा चार्ज अल्फा। तो इसलिए हमें ये कहना कि E by m है, तो थोड़ा सा मेरे लिए पूरा ये चीज लगता है कि चार्ज को बेटा E से नहीं लिखते, Q से लिखते, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से लिखते, ठीक है। एंड चार्ज वाले पास से प्रूफ हो गया, डिपेंड करेगा, आज तो पता है ना बेटा, जैसे तुम्हें आज पता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफाइन तो नहीं किया ना, तो आज तुम्हें ये पता है किसी भी गैस का आयोनाइजेशन करोगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो रिमेनिंग क्या बनेगा उनका केटायन बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा चार्ज उसका, दूसरा उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका मास नंबर, कोई दिक्कत तो नहीं है, मास नंबर डिपेंड करेगा तो मास भी डिपेंड करेगा। तो बात क्लियर, कैथोड और एनोड से रिलेटेड तुम्हें कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो, कुछ एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो कभी भी फ्री हो उसके लिए डिस्कस करने के लिए। मिलिकन ऑयल ड्रॉप का मैं तुम्हें तक थोड़ा आइडिया दूंगा, पहले तुम आज जो बताया है इसको एब्जॉर्ब करना, रिफ्लेक्शन से लिखोगे थोड़ी सी कोशिश का ऊपर जाए से बेटा पता होना चाहिए हमें, ठीक है। आउटपुट भी याद, आउटपुट से ही मतलब है हमें बताओ, कुछ एग्जाम्स के लिए इजी एग्जाम्स के लिए आउटपुट से मतलब है, टफ एग्जाम के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों से, जेई एडवांस के दोनों से है। अब है हमारे पास मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ भाई गैस यूज अगर को क्या था हाइड्रोजन प्रोटॉन मिल गया, प्रोटॉन का मास बता देता हूं, चार्ज को बताइए दिया, प्रोटॉन मास होता है 1.672 10 to the power minus 27 kg या 1.672 10 to the power minus 24 ग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चैडविक, जेम्स चैडविक, बायो वालों के लिए नाम चाहिए होते हैं बेटा, क्यों पूछ लेता एक अलग क्वेश्चन किसके लिए कौन सी थ्योरी की क्या नाम दिया, जेई के लिए नहीं होगा पता है तो बढ़िया, नहीं तो किसने भी दिया, हाँ ठीक है दिया है, जेम्स चैडविक वाला ने बेरिलियम की शीट पर बॉन्डिंग किया था किसका, हीलियम के न्यूक्लियस का, तो ऑब्टेन किया था कार्बन का न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन मिला था न्यूट्रल पार्टिकल, तो यही जेम्स चैडविक की ये न्यूक्लियर इक्वेशन ही लिखते हैं बेटा। न्यूक्लियर इक्वेशन कोई भी लिखते हो उसमें मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर
चार्ज नंबर, बैलेंसिंग, कीप इन माइंड। बात समझेगा नहीं समझे? न्यूक्लियर इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए हमेशा बेटा मास नंबर और चार्ज नंबर को माइंड में रखना होता है। न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन में अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल का क्या लिखते हैं बेटा 2He को बीटा -1 E0। बात समझेगा नहीं? मास नंबर 0 लेते हो, चार्ज नंबर -1 लेते हो, गामा 0 इसको सिर्फ क्या मानते हैं बेटा रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेस, एनर्जी। बात समझेगा नहीं समझे? गामा के लिए कोई चार्ज वाला मास नंबर नहीं लेते, चार्ज नंबर के लिए तो मास नंबर नहीं लेते। बीटास के लिए क्या लेते हो सर? -1 E यानी कि नेगेटिव चार्ज नंबर लेते हो -1। अल्फा के लिए 2 एटॉमिक नंबर हेलियम का न्यूक्लियस मानते हैं और मास नंबर 4। कोई आइडिया? इसमें कोई दिक्कत? यही न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन विच न्यूट्रॉन चार्ज क्या लेते हैं 0 और मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे हाईएस्ट लेते हो बेटा इसको न्यूक्लियस में 1.675 10 to the power -27 kg 1.675 10 to the power -24 ग्राम। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा याद रखना जब भी कोई यूनिट का नोजल लिखते हो, यूनिट बड़ा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा छोटा, न्यूमेरिकल नंबर क्या होगा स्मॉल, और यूनिट अगर स्मॉल करोगे तो न्यूमेरिकल नंबर क्या होगा लार्ज। जैसे एग्जांपल ले लो केजी 1 केजी, ग्राम में 1000 ग्राम, इसे मिलीग्राम करते हैं 10 to the power 6, माइक्रो करते हैं 10 to the power 9, नैनो करते हैं 10 to the power 12, ठीक है। पाइको करते हैं 10 to the power 15, फर्मी 18, एटो 41। चलो कोई बात नहीं, कन्वर्जन लिखवा दे, एटो तक तो आना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन यूनिट्स मास ये स्मॉल क्यों चाहिए होती है जब ऑब्जेक्ट स्मॉल है? अगर यही मैं देखो न्यूक्लियस का मास 0.00000000 दिस है तो अगर 2 के बाद सर क्या करना है, लेकिन इसकी तो पूरी जान उसी में बसी हुई है बेटा 10 to the power -27 तो वो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, और इतनी मैं पॉइंटों तक की एक्यूरेसी कैसे चेक करूंगा भाई पहले? तो इसलिए यूनिट हम जब वैल्यू स्मॉल होती है तो यूनिट स्मॉल लेते हैं, AMU यूज करते हैं इसके लिए, एटॉमिक मास, ठीक है। तो उसमें मोल कंसेप्ट उधर तो करवा दिया था। अब ये डिस्कवरी तक हो गया। अब न्यूक्लियस या थॉमसन मॉडल का बेस करता है ना, तो न्यूक्लियस वाला क्या लग रहा है क्लब कोडिंग मॉडल, जैसे थॉमसन करवा रहा हूं, इसके न्यूमेरिकल क्या होने चाहिए तो बताओ? हमारे यहाँ इसके कोई न्यूमेरिकल ही नहीं, सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल होता है। मान लिए वो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है सिंगल न्यूमेरिकल बेटा, कौन सा? एडवांस के लिए अलग होते हैं, जब इसको टॉपिक चार्ज के साथ रिलेटेड सिंगल न्यूमेरिकल इसमें बता होता है अल्फा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। एक ये फैक्ट क्वेश्चन है कि चार्ज रेशियो मास बाय चार्ज रेशियो का ऑर्डर, और न्यूट्रॉन Q/m 0 है, बात समझे। और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चार्ज बाय मास रेशियो, तो E ग्रेटर देन सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए होता है, साइन के लिए भी होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, पहले बात याद रखना। अब अल्फा उसमें मैंने बताया था, तो Q अल्फा अपॉन M अल्फा 2 टाइम्स ऑफ Qp चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो Qp by 2 mp,
तो चार्ज मास रेशियो देन प्रोटॉन देन अल्फा। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी जा रही, न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकाल सकते हो, पुट ऑन कर रही हो। y अपॉन x कितना होगा, जितना y बताओगे उतना x बता दो, कितना भी है दोनों डिवाइड करो तो ऐसे साइंस नहीं है। चार्ज अपॉन मास पूछा है, जब तुम्हें चार्ज की वैल्यू किसी के लिए भी दे वो पुट करो, उसी का मास पुट करो, मास रेशियो आ जाएगा। यहां कोरिलेट करना था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का देन प्रोटॉन का। अब ऐसा क्यों होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। ये इसका ऑर्डर है 10 पावर माइनस 30 का, इसका ऑर्डर क्या है 10 पावर माइनस 27 का, तो ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स में लगता होगा, इतना नहीं होता। एग्जैक्टली ये क्या होता है, अगर देखना था 1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर। अब जैसे थॉमसन बाबा का मॉडल किसी काम का था ही नहीं, इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हो बेटा। प्लम पुडिंग के ग्रीक में मिठाई होती है, भाई उसका पूरा का पूरा पार्ट चीनी का बना होता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही यहाँ हमारे पास प्लम होता है, और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। जब वाटरमेलन में क्या होता है बेटा, पूरा अंदर का पार्ट का रेडिश होता है, उसके अंदर क्या होता है सीड्स होते हैं, सीड्स को या ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, और वो पूरा जो पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं। ये कहता है कि जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, तो जो पूरा पॉजिटिव जो पार्ट है रेडिश पार्ट, वैसे ही क्या एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है, पूरे पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, और नेट चार्ज क्या होता है 0 होता है। वो सीड्स उतने होंगे जितना नेट चार्ज हो 0 का, इलेक्ट्रॉन उतने होंगे। तो भाई इसका ना कोई पॉजिटिव पढ़ाता है ना कोई नेगेटिव पढ़ाता है, पढ़ाता ही। दो मॉडल को हमने खा गए, हम अपनी मर्जी से खा गए, एक तो थॉमसन की थ्योरी को खा गए, थॉमसन मॉडल को, एक सोमरफील्ड, सोमरफील्ड मॉडल भी था। दोनों मॉडल को खा जाते हैं। हम पढ़ाते हैं दोनों मॉडल के साथ, एक रदरफोर्ड मॉडल, दूसरा बोहर मॉडल, तीसरा जो मॉडल है टॉपिक कंसेप्ट है ये मैकेनिकल मॉडल, स्टोडिजियम मैकेनिकल मॉडल। तो हम कल से शुरू करेंगे, आज में हम नया शुरू नहीं करने जा रहा। सिर्फ आज तक मैं तुम्हें दूंगा थॉमसन मॉडल में सिर्फ नाम लिखने हैं, जैसे थॉमसन मॉडल को क्या कहते हैं बेटा, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। उसकी कोई बातें माननी है नहीं माननी, कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई एप्लीकेशन, सिर्फ बनाने में ऐसे ऐसे करके भाई हाईली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी का स्केल बना लिया। ये है पूरा पॉजिटिवली चार्ज, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज, और इसके अंदर टांग दिए इलेक्ट्रॉन। बस इतना बना के लिख लो, कभी कोई पूछेगा। मेनली अब तुम्हें वर्ड्स लिख रहा हूं बेटा, इनकी डेफिनेशंस लिख के लानी है, फिर डिस्कस करूंगा। एक तो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोनिक, आइसोडाइपर्स, आइसोस्टीयर्स। समझे? एक डेफिनेशन लिख के लानी है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स। भाई जो न्यूक्लियस में रहता है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जैसे तुम जम्मू में रहते हो जम्मू वासी हो जाते हो बेटा, ठीक है, कश्मीर में रहते हो कश्मीरी हो जाते हो, इंडिया में रहते हो इंडियन हो जाते हो,
वर्ल्ड में तो 1D तो नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में नहीं मानता आदमी को, इसलिए न्यूक्लियस में रिसाइडिंग पार्टिकल को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स। एटम का जो पार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज और मास में आज का काम है याद रखना। न्यूमेरिकली एक क्वेश्चन हुआ है, वो होता है कि चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेशन एंड चार्ज बाय मास रेशियो का ऑर्डर कंपैरिजन, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तुम्हें मिले न्यूमेरिकल, देन यू कैन आस्क मी और डिस्कस, ठीक है। फिर हम बेटा डिस्कस करने के लिए कैथोड रेज, एनोड रेज, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, जैसे थॉमसन मॉडल से रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई भी डाउट आए, रखना ही नहीं, पहली बात तो लायक ही नहीं है उसके, फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन डिस्कस। कल थोड़ा फास्ट चलेगा, कल हमारा एक मॉडल खत्म हो जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल, एक बार बता दूं, मिल्टन ऑल ड्रॉप और ये सारी डेफिनेशन का डिस्कशन। कल भी न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल होगा, वो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, न्यूक्लियस को पास थ्रो करेंगे पार्टिकल, ठीक है, उसकी क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो उसमें आ जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। और एक प्रूव करेंगे न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, कोई भी न्यूक्लियस हो गए उसकी डेंसिटी क्या बेटा कांस्टेंट है, वो प्रूव करना है, ठीक है। मैं नहीं प्रूव करूंगा, रदरफोर्ड ने मुझे बताया, रदरफोर्ड ने बुक में लिखा है, वो मैंने सिर्फ उसके क्या है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर सकते हैं वही देखना है। थैंक यू। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है।